नमस्कार। अग्नि परीक्षा में बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। अग्नि परीक्षा में आज बात होगी उस वर्ग की जो किसी भी राज्य में सत्ता बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है, और वो वर्ग है अनुसूचित जाति, यानी कि एससी वोट बैंक, जिसको साधने के लिए कई घोषणाएं की जाती हैं, कई तरीके के दावे किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये वर्ग किस पर मेहरबानी होगी इसकी, ये एक बड़ा सवाल है। तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियों के लिए भी इस वोट बैंक को साधना एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 10 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, और इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं जिन पर इस वर्ग का खासा प्रभाव भी देखने को मिलता है। तभी तो इस वर्ग को साधने के लिए कई तरीके की रणनीति तैयार की जाती हैं। 2023 में यह वर्ग किस पार्टी को अपना समर्थन देगा, ये देखना दिलचस्प होगा। वही दिलचस्प बात तो ये भी है कि जिसने इस वर्ग का वोट बैंक हासिल कर लिया, वो सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हो जाता है, फिर वो चाहे 2013 की बात हो या फिर 2018 की। अब ऐसे में देखना होगा कि 2023 में किस पार्टी को यह वर्ग अपना आशीर्वाद देता है। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां अलग अलग वर्गों को साधती नजर आ रही हैं। इन्हीं में से एक वर्ग है अनुसूचित जाति, जिसे साधना राजनीतिक दलों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसका प्रदेश में कुल वोट प्रतिशत 15% है। तो जाहिर सी बात है कि हर कोई इस वर्ग को साधने के लिए अपने हित में लाना चाहेगा, लेकिन ये वर्ग किसका साथ निभाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी चुनौती भाजपा या कांग्रेस के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित या उसके प्रभाव वाली सीटों को जीतना इस विधानसभा चुनाव मालूम पड़ रहा है, क्योंकि आरक्षण का मसला छत्तीसगढ़ में बड़ा सियासी मसला पिछले दिनों में बना है, और इस मसले को लेकर माइलेज लेने की कोशिश में अलग अलग राजनीतिक दल दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस के सामने सत्ता में बरकरार रहने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी सत्ता में आने के लिए अलग अलग रणनीति पर काम करती नजर आ रही है। लेकिन सत्ता का रास्ता इतना भी आसान नहीं है जितना राजनीतिक पार्टियां समझ रही हैं, क्योंकि बात अनुसूचित जाति की भी करें तो इन्हें भी साधने के लिए नेताओं के दावे जारी हैं, और हर कोई इन्हें अपने पक्ष में बता रहा है। 5 वर्षों में उसे बड़ी आशा थी कि भूपेश सरकार, कांग्रेस की भूपेश सरकार कुछ अनुसूचित वर्ग के लिए करेगी, पर उन्हें निराशा हाथ लगी। इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि उस वर्ग के जो नौजवान थे उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला। पीएससी में आपने देखा कैसा घोटाला हुआ। तो कि अनुसूचित जाति वर्ग में हमने जो टिकट दिया है उसको लेकर पूरा अनुसूचित जाति वर्ग प्रसन्न है, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उस वर्ग में विजय हासिल करेगी। जो भी पार्टियां हमारे खिलाफ चुनाव लड़ती हैं उसका सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता है, और उसका फायदा हमें मिलता है। इसलिए मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली बार हम 9 सीटें जीते थे, इस बार हम 10 में 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 10 सीटों पर अहम भूमिका निभाने के साथ साथ एससी वर्ग कई और सीटों पर भी प्रभाव डालता है। यही कारण है कि इस वर्ग को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही हैं। लेकिन इस वर्ग को साधना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि इस वर्ग की भी अपनी अलग मांगे हैं और मुद्दे भी। जो उन पर खरा उतरेगा उसी पर तबके का वोट बैंक अपनी मोहर लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए सबसे पहले आपको उन 10 सीटों के बारे में बताते हैं जो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ में सारंगढ़, मुंगेली, मस्तूरी और पामगढ़, सरायपाली, बिलाईगढ़, आरंग, अहिवारा, नवागढ़ और डोंगरगढ़ सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। प्रदेश की इन 10 सीटों को सियासी लिहाज से काफी अहम माना जाता है। कहा जाता है कि जिसने इन 10 सीटों पर कब्जा जमा लिया, सत्ता की कुर्सी पर वो विराजमान हो जाता है। 2013 और 2018 में भी ऐसा ही देखने को मिला था। वहीं 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने इन 10 में से 7 सीटों पर कब्जा जमा लिया था। इसमें सारंगढ़, सरायपाली, बिलाईगढ़, आरंग, अहिवारा, नवागढ़ और डोंगरगढ़ की सीट शामिल हैं। वहीं बात बीजेपी की करें तो 2018 में अनुसूचित जाति वर्ग ने बीजेपी का साथ नहीं दिया था, जिसके चलते बीजेपी मात्र 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। मुंगेली और मस्तूरी केवल इन 2 सीटों पर ही कमल खिल सका था। 2018 में बसपा ने भी इन 10 सीटों में से केवल 1 पर कब्जा जमाया था। पामगढ़ सीट पर बसपा ने
जीत हासिल की थी। ये हुई 2018 के नतीजों की बात, जिसमें किस पार्टी ने एससी आरक्षित कितनी सीटों पर कब्जा किया वो हमने आपको बताया। अब आपको बताते हैं कि 2013 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। 2013 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 10 में से 9 सीटों पर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं कांग्रेस महज 1 सीट पर ही सिमट कर यहां पर रह गई थी। तो ये कहना है कि आखिर किस तरीके से गलत नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ में जिस पार्टी ने इन 10 सीटों को साध लिया उसके लिए जीत की राह थोड़ी आसान जरूर हो जाती है। जीत की राह के लिए जिताऊ उम्मीदवार भी की भूमिका भी अहम हो जाती है। 2023 में किस सीट पर कौन किसे उम्मीदवार को टक्कर देगा, अब आपको ये भी बता देते हैं। सारंगढ़ में बीजेपी की तरफ से शिव कुमारी चौहान मैदान में होंगी, तो उनको वर्तमान विधायक उत्तरी जांगड़े टक्कर देंगी। मुंगेली में बीजेपी की तरफ से विधायक पुन्नूलाल मोहले चुनाव लड़ेंगे, तो कांग्रेस ने बीजेपी की इस सीट पर सेंध मारने के लिए संजीत बनर्जी पर विश्वास जताया है। तो बताते चले कि एससी सीटों पर किसका कब्जा रहा था 2013 में, ये हम आपको बता रहे हैं। यहां पर 1 सीट जो है वो कांग्रेस को मिली थी 2013 के समीकरण आपको बता रहे हैं, और बीजेपी ने 10 सीटों में से 9 सीटों पर कब्जा जमाया था। और सारंगढ़ में किसकी टक्कर होगी? उत्तरी जांगेड़ जो हैं वो कांग्रेस से और शिव कुमारी चौहान बीजेपी से हैं, और ये वहां पर दम भरती हुई सारंगढ़ में नजर आएंगी। रुक करेंगे मुंगेली का, तो वहां पर भी जोरदार भिड़ंत देखने को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी से पुन्नूलाल मोहले ताल ठोक रहे हैं और उनका सामना जो होगा वो संजीत बनर्जी से होगा, जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं। बात करें मस्तूरी में, तो सीधी टक्कर यहां पर कृष्णमूर्ति बांधी की होगी दिलीप लहरिया से, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कृष्णमूर्ति को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। आगे बढ़ेंगे, पामगढ़ का रुख करेंगे। संतोष लहरे बीजेपी से चुनावी रण में उतारे गए हैं और इनका सामना होगा कांग्रेस की शेषराज हरबंश से। सरायपाली में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी चतुरी नंद कांग्रेस से, और इनकी टक्कर जो हो रही है वो सरला कोसरिया से हो रही है, जो बीजेपी से है उम्मीदवार हैं और चुनावी रण में ताल ठोकती हुई ये नजर आएंगी। बिलाईगढ़ का रुख करेंगे, तो यहां पर भी सीधी भिड़ंत कविता प्राण लहरे की देखने को मिलेगी दिनेश लाल जांगड़े से, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। कविता पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। आरंग में टक्कर होगी गुरु खुशवंत सिंह की कांग्रेस प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया से। गुरु खुशवंत सिंह पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, आरंग से इन्हें उम्मीदवार बनाया गया। डोमन लाल कोरसेवाड़ा बीजेपी के उम्मीदवार हैं अहिवारा के, जिनका सामना होगा निर्मल कोसरे से। कांग्रेस ने निर्मल पर भरोसा जताते हुए उन्हें डोमनलाल के सामने उतारा है। नवागढ़ की बात करें तो इनकी भिड़ंत यहां पर जो देखने को मिलेगी वो दयालदास बघेल की मिलेगी गुरु रुद्र कुमार से। कांग्रेस ने गुरु रुद्र कुमार पर भरोसा जताया है, युवा प्रत्याशी हैं। कांग्रेस का कहना है कि युवाओं को इस बार जो है वो ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार बनाया गया है। विनोद खाडेकर बीजेपी के प्रत्याशी हैं और इनका सामना हर्षिता स्वामी बघेल से होगा। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं डोंगरगढ़ से, और दोनों की टक्कर जो है वो डोंगरगढ़ में जोरदार देखने को मिलेगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है अपने उम्मीदवारों को लेकर के। और लगातार किस तरीके से अनुसूचित जातियों को साधने की कोशिश पार्टियों के द्वारा की जा रही है, यह हमने आपको बताया। और यह महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि 10 सीटें हैं और इनको साधने की कोशिश लगातार राजनीतिक पार्टियों के द्वारा की जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं सत्य प्रकाश। सत्य, 10 सीटें हैं, मात्र कह दे तो दो राय नहीं होगी, लेकिन मात्र इन्हें तब कहना दो राय हो जाएगी क्योंकि ये 10 सीटें पूरा सियासी समीकरण छत्तीसगढ़ का बिगाड़ने का दम रखती हैं। बिल्कुल, देखिए, बिगाड़ने का भी दम रखती हैं और बनाने का भी दम रखती हैं, और बनाया भी है राजनीतिक दलों के लिए, अलग अलग समय में अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए। फिलहाल कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस पार्टी के विधायक अनुसूचित जाति से ज़्यादा हैं। भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा के 2 विधायक, एक तो मस्तूरी से कृष्णमूर्ति बांधी, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, और दूसरे पुन्नूलाल मोहले जो मुंगेली से विधायक हैं। ये दोनों अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और ये दोनों इस क्षेत्र से विधायक हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या ज़्यादा है, 5 से 6 विधायक हैं, और वहीं बसपा से जो है वो पामगढ़ से विधायक
जो हैं वो इसके अलावा बसपा के विधायक जयपुर से हैं, 2 सीटें ऐसी हैं जहां पे बसपा का प्रभाव है, यहाँ से बसपा के विधायक हैं। हालांकि ये सीटें जो हैं उस तरह से आरक्षित नहीं हैं, लेकिन चूंकि बसपा के प्रभाव वाला क्षेत्र है इसलिए ऐसा माना जाता है कि अनुसूचित जाति वर्ग का जो वोट है वो इन सीटों पे जो है वो बसपा को परंपरागत तौर पे, विशेष तौर पे अगर जयपुर की बात करें वहाँ पे पड़ता है। तो ये कुछ सीटों का गणित हुआ जहाँ पे दबदबा है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसी सीटें हैं जहाँ पे दबदबा है। अनुसूचित जाति वर्ग का 10 सीटें आरक्षित हैं प्रदेश में, और इस बार जो है वो दोनों ही पार्टियां, चाहे भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दांव आजमा रही हैं इन सीटों पे। लेकिन इसके साथ साथ बसपा या जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ये ऐसी पार्टियां हैं जिनके बारे में ये माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति का वोट बैंक सबसे ज़्यादा इनके पास रहा है। लेकिन 2018 में स्थितियाँ कुछ अन्य थी, अभी स्थितियाँ सियासी तौर पे कुछ अन्य हैं। तो अभी क्या कुछ ये जो वर्ग है वो डिसाइड करता है, किसके पक्ष के लिए डिसाइड करता है, किसके खिलाफ के लिए डिसाइड करता है, ये उनके विवेक पे है और ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि राजनीतिक दल इन सीटों पे जो अनुसूचित जाति के आरक्षित सीटें हैं या उनके दबदबा वाले प्रभाव वाली सीटें हैं, वहाँ पे पूरे दमखम इस वोट बैंक को अपने पाले में साधने के लिए दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं ग्राउंड पे। तो समीकरण जरा सत्य समझाइएगा, क्योंकि ये समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि चुनाव जो है वो अब बेहद पास आ चुके हैं। और अगर प्रत्याशियों की बात करें, उम्मीदवारों की बात करें, तो जो कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, दोनों की तरफ से उतारे गए हैं, तो इनको साधने के लिए किन उम्मीदवारों पर भरोसा जताया गया है दोनों ही पार्टियों की तरफ से? समीकरण बताइएगा। देखिए, नए उम्मीदवारों पे ज़्यादा भरोसा जताया गया। हालांकि नए पुराने के संगम करने की भी कुछ जगहों पे कोशिश हुई है, लेकिन नए चेहरे जो हैं वो बहुतायत में इन सीटों पे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुराने चेहरों की बात करें, जैसे भाजपा में ही तो दोनों सिटिंग विधायक जो हैं अनुसूचित जाति वर्ग से, चाहे वो पुन्नूलाल मोहले की बात करें या डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी, इन्हें भाजपा ने रिपीट कर दिया है। इसके अलावा ज़्यादातर सीटों पे नए चेहरे को मौका भाजपा देती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने कुछ विधायकों को रिपीट भी किया है और कुछ टिकट भी काटे हैं और नए प्रत्याशियों को मौका देने की कोशिश कर रही है। बसपा की बात करें या जेसीसीजे की बात करें, वो भी इन सीटों पे जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं वहाँ पे अपने दांव आजमा रहे हैं। तो समीकरण जातिगत आधार पे सभी ही दल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नए को ज़्यादा मौका देते हुए राजनीतिक दल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि युवा वोट बैंक ज़्यादा है इस बार अपेक्षाकृत 2013 या 2008 या 2003 के विधानसभा चुनावों के मुकाबले 18 लाख से ज़्यादा युवा वोटर्स हैं इस बार जो पहली बार मतदान करेंगे। तो ऐसे में सियासी समीकरण उस हिसाब से भी साधने की कोशिश हो रही है कि कैसे जो पहले से सिटिंग विधायक हैं या पहले से जो चुनाव लड़ते आ रहे हैं उनको भी लड़वाया जाए और कुछ सीटों पर और ज़्यादातर सीटों पर युवाओं को मौका दिया जाए। तो युवाओं के सहारे आपको लगता है कि दोनों ही पार्टियां इस चुनावी रण को जीतने की कोशिश में जुटी हुई हैं, आपको ये लग रहा है? बिल्कुल, देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि युवा और महिला वोटर जो है वो निर्णायक भूमिका में इस बार भी रहने वाले हैं, क्योंकि करीब 30 लाख के आसपास ऐसे युवा हैं जिनकी आयु 30 साल से कम है इस बार जो मतदान में भाग लेने वाले हैं। तो समझिए कितना बड़ा आंकड़ा ये हो जाता है। इसके अलावा महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले करीब 30,000 से ज़्यादा है और 18 ऐसे जिले हैं जहाँ पे महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा हैं, महिला वोटर मतलब। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यूथ और महिला, ये 2 बड़े फैक्टर इस बार कहीं ना कहीं साबित हो रहे हैं, जिन्हें साधने की कोशिश इस वोट बैंक को अलग अलग सभी सियासी दल कर रहे हैं। अच्छा सत्यप्रकाश, 2013 से अगर गौर करें तो 2013 में इन 10 अनुसूचित जाति के इस वर्ग ने बीजेपी पर भरोसा जताया था, 9 सीटें मिली थी 10 में से। और अगर 2018 की बात करें तो कांग्रेस पर भरोसा जताया, यानी कि 7 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा और सत्ता जो है कांग्रेस के हाथों में चली गई थी। मतलब आजमाने की जो तरीका रहता है इस वर्ग का वो होता है, मतलब आजमाती रहती है ये वर्ग चीज़ों को। देखिए, 2018 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय ये वर्ग भाजपा से एक तरह से बिदका हुआ इस बात को लेकर था, नाराज इस बात को लेकर था, क्योंकि आरक्षण के मसलों को लेकर भाजपा कहीं ना कहीं उस वक्त में बैकफुट पे दिखाई दे रही थी। आरक्षण कटौती को लेकर उस समय बैकफुट पे दिखाई दे रही थी और इसलिए ये वर्ग बिदका हुआ था।
लेकिन अभी पिछले 2-2.5 सालों से फिर से आरक्षण का मसला उठ गया। हालांकि ये ज़रूर है कि भूपेश बघेल सरकार ने 13% इस वर्ग को आरक्षण देने का विधेयक लाया था, विधानसभा से पास भी हो गया, राज्यपाल के पास पेंडिंग है। लेकिन भाजपा लगातार ये कहती रही है कि इस मसले पे राज्य सरकार का रवैया जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं रहा है। मतलब अपनी अपनी बात इस मसले को लेकर फिर से इस विधानसभा चुनाव से पहले भी पहुंचाने की राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं। अब इस बार ये जो वर्ग है ये बहुत ज़्यादा मुखर होकर कुछ बोल नहीं रहा है, साइलेंट है। तो देखना ये होगा कि वो क्या सोच रहा है और क्या उसके दिमाग में है, वो क्या सोच रहा है कि कौन उनका हितैषी है या कौन आगे उनके लिए और बेहतर करेगा। तो ये तमाम चीजें सोच परख के वोट देंगे। तो इस बार कहीं ना कहीं साइलेंट है ये वोटर, लेकिन 2018 की सत्या तो जो नतीजे होते हैं वो देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।